तो दिक्कत यही आती है दोस्त कि लोगों को फंडामेंटल्स समझ नहीं आते, रादर फंडामेंटल लोग समझना नहीं चाहते। देखिए, इस बिजनेस में जब लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास एक प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है उनके पास, राइट। वो जो उनका जो करंट जॉब होता होगा या उनकी जो करंट प्रोफेशन होती होगी या कोई बिजनेस किया होगा उन्होंने, तो उनके पास उस बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है, उस बिजनेस का, उस जॉब की उनके पास नॉलेज होता है, एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। ये अच्छी बात है। नॉलेज कैसा भी हो कभी खराब नहीं होता है ना, लेकिन किस नॉलेज को कहां लगाना है इस बात का अंतर आपको पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कार चलानी आती है तो ये अच्छी बात है, एक नॉलेज है, स्किल है, आपने डेवलप करी है कि आपको ड्राइविंग आती है। लेकिन आप उसी ड्राइविंग स्किल के साथ प्लेन उड़ाने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा? आपको कार चलानी बहुत अच्छी आती है, स्किल है, होनी चाहिए, लेकिन अब आपने बोला जी हम तो कार चलाना जानते हैं, प्लेन भी उड़ा लेंगे, ऐसी क्या बात है, और आप चले गए प्लेन उड़ाने के लिए, तो दिक्कत है ना, लाइफ की दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक इसी तरह नॉलेज कोई भी हो वो रेस्पेक्टेबल है, नॉलेज हमेशा कभी ना कभी काम आती है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन किस नॉलेज को कहां लगाना है इस बात पे ही सारा भेद है। तो लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो लोगों के पास उनका प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, उस प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस को वो डायरेक्ट सेलिंग में लगाना चाहते हैं, लगा ही देते हैं, और फल ये होता है कि उस नॉलेज के कारण यहाँ बिजनेस तो हो नहीं सकता। मान लीजिए कि एक आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर है, आई डू रेस्पेक्ट डॉक्टर्स, उनके पास डॉक्टर की फील्ड, मेडिकल फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ये तो नहीं बताया जाता ना कि नेटवर्क कैसे बनाया जाए, लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, लोगों की टीम को अपने साथ कैसे रखा जाए। ये बातें तो मेडिकल साइंस में, एमबीबीएस की पढ़ाई में नहीं बताई जाती होंगी ना दोस्त। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसिव अर्निंग को एंजॉय करें, तो आपको बेसिक्स, इस बिजनेस के फंडामेंटल्स आपको सीखने जरूरी है। आपके मेडिकल का नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगा। ये एक छोटी सी बात है जो अमूमन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। लोगों को जब बताया जाता है कि आप बेसिक्स वाले, बिगनर्स वाले सेशन ज्वाइन कर लीजिए या अपने टीम के लोगों को इंकरेज करिए, तो लोग आते हैं हमको पता है जी, करना क्या है, दो लोगों को जोड़ना है, दो के नीचे दो जोड़ेंगे, वो दो हम दो, हमारे तो सबके दो, बदने करोड़पति, है ना। ऐसा नहीं है सर, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। आप जैसे काबिल लीडर हो, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आप अपने ही जैसे कितने लोगों को तैयार कर पाते हो, सारा खेल यहीं पर है। भीड़ इकट्ठा करने का बिजनेस नहीं है ये लीडरशिप के ट्रांसफर करने का बिजनेस है कि आप अपने जैसे कितने लोगों को बना पाते हैं जो आप ही की तरह प्लान दिखा पाए, जिसके पास आप ही की तरह का प्रोडक्ट नॉलेज हो, जिसके पास डायरेक्ट सेलिंग की समझ हो। ऐसे 10, 20, 25 कितने लोग आप बना पा रहे हैं, आपकी सक्सेस इसी पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले इस राह में सबसे पहली चीज है कि खुद को तैयार करना। जब आप तैयार होंगे तभी तो नीचे तैयार कर पाएंगे, है ना। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग का एक फिलॉसफी होता है कि कुछ बढ़िया लोग मिल जाए, बस हमको 2 बढ़िया लेफ्ट में मिल जाए, 2 बढ़िया राइट में मिल जाए, तो हमारा काम तो शानदार तरीके से चल पड़ेगा, है ना। और लोग उन बढ़िया लोगों की तलाश में रहते हैं कि वो बढ़िया लीडर, वो बढ़िया चमत्कारी महापुरुष कोई ऐसा मिल जाए जिसको मैं हमारे लेफ्ट में लगा दूं, जिसको मैं अपना राइट में लगा दूं, और फिर वो हमारी नैया पार लगा देंगे। सर मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा भ्रम है ना। सक्सेस डजंट डिपेंड कि आपके नीचे कितने लोग हैं, है ना। सक्सेस इज नॉट इन फाइंडिंग द राइट पर्सन, सक्सेस इज इन बीइंग द राइट पर्सन। सफलता सही लोगों को तलाशने में नहीं है दोस्त, सफलता सही इंसान बन जाने में। जब आप खुद काबिल बन जाते हैं तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि आप लोगों को पकड़कर काबिल बना देते हैं। तो काबिल इंसान खोजने की जरूरत नहीं है, काबिल इंसान आप खुद बना सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद काबिल हो, राइट। तो सफलता डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कभी नहीं मिलती कि आपको 4 लोग अच्छे मिल जाए, वो 4 अच्छे लोग कभी नहीं मिलते। पहले खुद अच्छे बनना पड़ता है, पहले खुद काबिल बनना पड़ता है, फिर आप लोगों को काबिल बना देते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो 4 अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, पहले खुद अच्छे बनेंगे। जब हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे
तो हम हमारे अंदर ये काबिलियत आएगी, हम अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएंगे। हम अपनी जो मेरा जो किरदार है, हमारी जो शख्सियत है, इसको अगर मैं रेप्लिकेट कर पाया तो बिजनेस हो जाएगा। और इन ट्रेनिंग सेशंस का रेलेवेंस यही है। इन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से जो नए लोग हैं, जो बिगनर्स हैं, उन्हें बिजनेस की बेसिक्स को बताया जाता है। कहीं ना कहीं जो काम लीडर है, और लीडर को कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग की सपोर्ट है कि हम आपके जो नए लोग हैं, आपके जो बिगनर्स है, आपके जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको अगर आप इन जूम सेशन में लेकर आते हैं तो आपके बिहाफ पे बेसिक्स का नॉलेज उनको यहाँ पर दिया जा सकता है। आपका रोल यहाँ पर ये है, दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप खुद उनको ट्रेन करें, या तो आप खुद उनको बेसिक्स के बारे में बताएं, या तो खुद उनको फंडामेंटल्स के बारे में बताएं। दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपके अलावा भी उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, तो आप उनको जिम प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हैं। यहाँ और भी बहुत सारे काबिल आप ही की तरह जो लीडर्स हैं, आप ही की तरह जो ट्रेनर्स है, वो अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज यहाँ पर शेयर करते हैं, तो इसका लाभ भी आपकी टीम को मिल सकता है, राइट। लेकिन फंडामेंटल्स जरूरी है दोस्त। अगर फंडामेंटल पे काम नहीं करेंगे तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, बट बहुत आसान सी चीजें हैं जिनको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें, हम लोगों कहते हैं लिस्ट बनाइए, लोग कहते हैं छोटी चीज है, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, ठीक है, दिमाग में लिस्ट बनती नहीं है। लोग कहते हैं गोल बना लीजिए, लोगों का गोल ही नहीं है ना। लोग इनवाइट ही नहीं करते हैं, लोग प्लान ही नहीं दिखाते हैं। प्लान दिखाने के लिए अपलाइन के पास चले जाते हैं। हमको नहीं दिखाना जी, बोलेंगे आप दिखा दीजिए। अभी सीखे नहीं है सर, अभी अपलाइन दिखाएंगे। कब सीखेंगे? करते करते ही सीखा जाएगा। सीख के करेंगे तो कभी नहीं होगा। ये बिजनेस स्विमिंग की तरह है। अगर आप ये सोचे कि मैं पहले सीख लूं स्विमिंग फिर जाके पानी में उतरूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्त। आपको पहले पानी में उतरना पड़ता है, राइट। पानी में जब उतर के आप हाथ पैर चलाते हैं ना, तो करते करते सीख जाते हैं। ये बिजनेस भी स्विमिंग की तरह है। इसको सीख के करने जाएंगे ना तो कभी नहीं होगा, करते करते सीख लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। आप प्लान नहीं दिखा, पहला हो सकता है प्लान आप गलत दिखाएंगे, दूसरी बार थोड़ा सही करेंगे, तीसरी बार चौथी बार ज्यादा सही करेंगे, पांचवी बार आप बहुत अच्छा प्लान दिखाने लगेंगे। पहली बार फॉलो अप करेंगे, गलत करेंगे, दूसरी बार गलत करेंगे, तीसरी चौथी बार धीरे 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 सीख जाएंगे। क्योंकि माँ के पेट से तो कोई पैदा सीख कर नहीं आता ना। अब कलयुग में कोई अभिमन्यु तो है नहीं जो माँ के पेट से चक्रव्यूह का ज्ञान लेकर पैदा हुआ होगा। हम सारे लोग तो धरती पर आकर ही सीखते हैं, है ना। अच्छी बात यह है कि आप सीख सकते हैं। तो इसी लाइन में आज बिगिनर सेशन के ना हमारा टॉपिक है, जैसा आपको पता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस बिजनेस में सबसे पहले हम लोगों को जोड़ते हैं। ये लोगों का व्यवसाय है ना। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये लोगों का व्यवसाय है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। बेसिकली जब लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं, जब टीम बन जाती है, तो टीम जब काम का आपके समय के साथ जुड़ता है, जिसको हम टाइम कंपाउंडिंग कहते हैं। और टाइम कंपाउंडिंग को आप यहाँ एंजॉय करते हैं। आम आदमी दिन में 24 घंटे के अंदर 8-10 घंटे ही काम करता है, उस 8-10 घंटे का आउटपुट मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने 100 लोगों की टीम बना ली, अगर एक एक बंदा 2 घंटे भी काम करता है तो 200 घंटे काम। लोग 8-10 घंटे की नौकरी करते हैं, 8 घंटे का बिजनेस करते हैं, तो उनको उतना पैसा मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम होती है, टीम काम करती है, तो टीम का समय आपके समय के साथ जुड़ जाता है और 100 घंटे, 200 घंटे, 400, 500 घंटे का आउटपुट निकलता है। लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। सिंपल फिलोसफी लोगों को समझ नहीं आती। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का व्यवसाय है, और जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, जब आप इस बिजनेस के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, उनको मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कुछ उत्सुकता पैदा होती है, कुछ क्वेश्चंस आते होंगे उनके अंदर, राइट। क्योंकि पहली बार में ही हर चीज पसंद नहीं आ जाती। जब आप लड़की देखने गए होंगे शादी के लिए, तो कितनी लड़कियां देखी होगी आपने, सोचिए, है ना। आपके अंदर प्रश्न आता होगा कि ये ठीक होगी कि नहीं, ये खाना बढ़िया बनाती होगी कि नहीं, हमारा घर परिवार संभालेगी कि नहीं। बहुत सारे सवाल आते हैं। किसी आप जब मोबाइल खरीदने जाते होंगे, तो मोबाइल भी खरीदते होंगे तो 10 मॉडल आपने देखा होगा। उसके बाद पूछेंगे इसकी बैटरी ठीक है कि नहीं, चल जाएगी कि नहीं दिन भर, नेटवर्क ठीक है, बात बढ़िया से होगा, गर्म तो नहीं होता होगा, इसकी स्पीड कैसी होगी, है ना। तो क्वेश्चन जब हम कुछ नया हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है ना,
कोई भी चीज, जब कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो उसे एक्सेप्ट करने के पहले हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, एंड दैट इज परफेक्टली ऑलराइट, आने भी चाहिए, है ना। तो इन विचारों का समाधान अगर सटीक तौर पर कर दिया जाए तो हमारी वो डील क्लोज हो जाती है। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, जब उस एक पर्टिकुलर मोबाइल को देखकर आपके अंदर कुछ सवाल आते हैं, कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं, अगर उन संदेह का, उस सवाल का समाधान सटीक तरीके से कर दिया जाए तो आप वो मोबाइल खरीद लेते हैं। जब किसी लड़की को देखने आप जाते हैं, देखने के बाद विवाह के लिए ऑब्वियसली, तो जब कुछ सवाल आते होंगे दोनों पक्ष के अंदर, तो वो सवाल जब क्लियर हो जाते होंगे, सटीक समाधान हो जाता होगा, तो रिश्ता हो जाता है, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी जब आप किसी को बिजनेस दिखाते हैं, जब आप अपना प्रोस्पेक्ट किसी को इस बिजनेस प्लान को दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर इस बिजनेस को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते होंगे, कुछ संदेह आते होंगे मन। और माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं कि इस सवालों के समाधान आप ही को देने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं देंगे ना सर, तो वो किसी और से पूछेगा, उसको कोई मिल जाएगा। दिक्कत इस बिजनेस में कहां आती है कि हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते समय वो जबरदस्त चार्ज हो जाता है, उसको हमने शानदार पे आउट दिखा दिए, शानदार टेस्टिमनी दिखा दी, है ना, बहुत सारी। अब उसके बाद जब वो घर जाता है तो उसके अंदर सवाल आने लगते हैं। आप नहीं मिलेंगे तो किसी और से पूछ लेगा, किसी और से पूछेगा तो वो उसको गलत बताएगा, क्योंकि जिस सवाल को आप पूछना चाहते हैं वो उसके एक्सपर्ट से पूछेंगे तो सटीक जानकारी मिलेगी। अब आपको मर्सिडीज खरीदनी है और आप रिक्शे वाले से सजेशन लेने चले गए कि भैया मर्सिडीज कैसी रहेगी, खरीदो कि नहीं खरीदो, कौन सा मॉडल ले लूं, तो रिक्शे वाले के पास, आई डू रेस्पेक्ट रिक्शा वाला, मैं किसी को डाउन साइज नहीं कर रहा, लेकिन रिक्शे वाले ने जिंदगी में कभी मर्सिडीज चलाई नहीं, तो वो आपको मर्सिडीज के बारे में ज्ञान कैसे दे सकता है कि भाई कौन सा मॉडल लेना चाहिए, वो बढ़िया रहेगी, उसका ये टेक्निकल ये है, वो तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो कभी रहा नहीं उसके साथ। हाँ, अगर आपको टोटो खरीदना हो, अगर आपको रिक्शा खरीदना हो, आप रिक्शे वाले से जानकारी मांगिए, वो मर्सिडीज वाला आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि मर्सिडीज वाले ने रिक्शा कभी चलाई नहीं। इन शॉर्ट, आप रेलेवेंट क्वेश्चन रेलेवेंट पीपल से पूछेंगे तो सटीक जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई सवाल किसी के मन में है, तो अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो सक्सेसफुली इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो उसके सवालों का उसको सटीक जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर वो किसी डॉक्टर के चला जाए, किसी इंजीनियर के चला जाए, किसी चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी चला जाए और डायरेक्ट सेलिंग जुड़े हुए सवाल और संदेहों को उनके सामने व्यक्त करे, तो क्या आपको लगता है कि उसको सटीक जवाब मिलेगा? उसको सटीक जवाब नहीं मिलेगा, फिर आप एक प्रोस्पेक्ट लूज कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में एक एक बंदा 1-1 करोड़ का होता है। नेवर अंडर एस्टिमेट, किसी भी बंदे को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसके शकल पे, उसकी जाति पे, उसके एजुकेशन पे, उसके पहनावे पे, उसकी उम्र पर किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक एक बंदा 1-1 करोड़ का होता है। यू नेवर नो कौन सा बंदा क्या चमत्कार कर जाएगा, यू नेवर नो कि कौन सा बंदा एक शानदार लीडर बन जाएगा, यू नेवर नो कौन सा आदमी सुब्रतो दत्ता बन जाएगा, यू नेवर नो कौन सा आदमी तापस विश्वास बन जाएगा, है ना। किसी के शकल पे तो नहीं लिखा रहता ना सर कि ये बड़े होकर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर बन जाएंगे, ये आगे चलकर तपस विश्वास सर बन जाएंगे, ये सुमंटो दे सर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है, किसी की शकल पे नहीं लिखा रहता। तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्या चला गया। आपकी तरफ से कोशिश पूरी ईमानदार होनी चाहिए। जब आपने किसी को प्लान दिखाया, जब आपने किसी को प्रोडक्ट बताया, तो आपके तरफ से 100% की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। अब उसके बाद वो जुड़े कि ना जुड़े वो अलग बात है, लेकिन आपकी कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। 100% आप अपना देना चाहिए, आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि आपकी कमी की वजह से वो आदमी नहीं छूट गया, आपकी कमी की वजह से उसे प्रोडक्ट नहीं दिया, राइट। तो इस कवायद में जनरली हमने ये हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको हमने पहले भी कई बार किया है, क्योंकि हमारे सेशन में नए लोग आते रहते हैं, हमारे कंपनी में, हमारे आपके टीम में नए लोग जुड़ते रहते हैं, हमारा परिवार बड़ा होता रहता है। तो जो परिवार के नए सदस्य हैं उन्हें इस नॉलेज से रूबरू कराया जाए, उन्हें इस नॉलेज को दिया जाए, इसीलिए हम ये बिगनर सेशंस करते हैं। तो जो नए लोग हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन हो सकता है, नॉलेजेबल सेशन हो सकता है। जो पुराने साथी हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, उनके लिए एक सेशन हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में परफेक्ट तो कोई नहीं है, ना मैं ना आप।
सुधार की और इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। और इम्प्रोवाइज करने की एक ही तरीका है कि आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी चीज में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। जो क्रिकेट खेलते होंगे विराट कोहली, तो विराट कोहली डायरेक्ट मैदान में जाकर थोड़ी खेलते होंगे, हर रोज प्रैक्टिस करते होंगे ना। प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा आप इन चीजों को रिपीट आप सीखते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, आप उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। तो आपके लिए एक रिपीटेड सेशन हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो हमने पहले भी किए थे, लेकिन मुझे याद आ रहा है, अभी मैं नागपुर रिट्रीट पे, तो नागपुर रिट्रीट में कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आए। कुछ शानदार लीडर्स से मिला मैं, तो उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे जो उनको मार्केट से मिले थे। तो वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, मतलब नए क्वेश्चंस। और ये अच्छी बात है ना कि जितने दिन आप इंडस्ट्री में रहते हो, इंडस्ट्री से लोगों से नए नए प्रश्न निकल कर आते रहते हैं। तो उस प्रश्नों की जरूरी है, तो मैं एक दो प्रश्न आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। उसके बाद हम लोग हमारे जो ऑलरेडी जो स्लाइड बनी हुई है उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। राइट। जैसे सवाल मेरे सामने आया कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड ये एक ऑब्जेक्शन आती है मार्केट में, आपको भी आई होगी, कि लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे काम करते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट में अच्छा क्या है, बाकी के प्रोडक्ट से अलग क्या है। प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी आती है लोगों के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे परिवेश सर बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, है ना। तो अगर आपको इस बिजनेस में रहना है ना सर, तो आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट का नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा तो आप लोगों को प्रोडक्ट इन्डोर्स नहीं कर पाएंगे सर। तो प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। प्रोडक्ट के शानदार सेशंस होते हैं, परिवेश सर करते हैं। उन सेशन को अगर आप देखते रहेंगे तो प्रोडक्ट का बहुत नॉलेज होता रहेगा आपके पास। राइट। तो हमें लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। देखिए मार्केट में ना जो रोगों पे काम करते हैं, जिन्हें हम एलोपैथी दवाइयां कहते हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आप टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं तो वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से आती है, आप कपड़ा पहनते हैं तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है। ठीक इसी तरह जो दवाइयां बनाई जाती है, जो ड्रग एंड केमिकल के कंपोजिशन से जो एलोपैथिक दवाइयां बनाई जाती है, उनकी इंडस्ट्री को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। राइट। वो फार्मास्यूटिकल अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके पास इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, उनके कॉम्पोजिशन से वो कुछ दवाइयां बनाती हैं। इनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं। राइट। उसके लिए गवर्नमेंट से अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनके लिए अलग नॉर्म्स है। जैसे अगर आप कार चलाते हैं तो कार का लाइसेंस अलग होता है, बाइक चलाएंगे तो बाइक के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अलग होती है, उनके गवर्नमेंट के गाइडलाइंस अलग होते हैं, और उनके बनाने के तरीके और उनके प्रैक्टिस करने के तरीके अलग होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए। आपने दवाई की दुकान के ऊपर देखा होगा, लिखते हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। राइट। यानी जो आदमी दवाई की दुकान चला रहा है, एलोपैथी दवाई की दुकान, दवा बेचने के लिए उसके पास एक लाइसेंस का होना जरूरी है। केमिस्ट का लाइसेंस निकलता है वो। अगर आपके पास केमिस्ट का लाइसेंस है तभी आप दवा की दुकान चला सकते हैं। तो अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर आप किसी को बेचना चाहते हैं एज अ बिजनेस, तो आपके पास केमिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट केमिस्ट का लाइसेंस आप फार्मा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम फार्मा प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं आते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपने 1000 लोगों की टीम बना ली। अब 1000 लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लेकर बेचने निकले हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के हिसाब से अनएथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि उन 1000 लोगों के पास केमिस्ट का लाइसेंस तो है नहीं। केमिस्ट जैसे दवा बेच रहा है, आप भी दवा बेचने निकले हो तो आपके पास भी तो केमिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर लोग केमिस्ट का लाइसेंस निकालने चल गए तो फिर तो बिजनेस ही नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी तो केमिस्ट की पढ़ाई नहीं कर सकता ना। इसीलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, ये दवा नहीं है। इसको हम मेडिसिन नहीं वर्ड यूज नहीं कर सकते।
और ये प्रोडक्ट जो जो कंपनियां न्यूट्रिशन बनाती हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी से आती है। वी आर न्यूट्रास्यूटिकल, हम फार्मास्यूटिकल नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल बेचने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। न्यूट्रास्यूटिकल बेचने के लिए आपके पास कोई केमिस्ट का लाइसेंस नहीं होना चाहिए, राइट। न्यूट्रास्यूटिकल आप नॉर्मली बेच सकते हैं, क्योंकि हम किसी को न्यूट्रिशन आराम से रेकमेंड कर सकते हैं। हम किसी को कह सकते हैं ना कि आपका शरीर कमजोर है तो आप दूध पीजिए, आपका शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है तो आप डेली अंडे खाइए। ये सारी चीजें तो न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। इसके बताने, अंडे खाना बताने के लिए हमारे पास लाइसेंस की जरूरत थोड़ी है। आप किसी को दूध पीना सिखाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत थोड़ी है ना। क्योंकि ये सारी चीजें पोषक पदार्थ है, इनको हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस अंतर को, बेसिक अंतर को समझिए कि फार्मास्यूटिकल क्या होता है एंड न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है। वी फ्रॉम न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, वी आर नॉट। ठीक है, ये एक पहला ऑब्जेक्शन आता है लोगों के अंदर। दूसरा, हमें लॉ ऑफ लैंड को लेकर चलना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, जब जो पुराने साथी होंगे वो इस मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज जब कंपनी शुरू में नोवा लेकर आई थी तो इसके अंदर 9 इंग्रेडिएंट होते थे। आज हमारे नोवा के अंदर 12 इंग्रेडिएंट है। 12 जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। पहले लेकिन जब नोवा आया था तो उसके अंदर 9 इंग्रेडिएंट होते थे, 9 जड़ी बूटियां होती थी। बाद में कंपनी ने इसको इम्प्रोवाइज किया। जैसा मैंने कहा कि हर जगह इम्प्रोवाइज करने की जरूरत होती है ना। तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए 9 की जगह से 12 इंग्रेडिएंट डाल दिए इसके अंदर, प्राइस वही रखा। अब आप तो कंपनी ने उसको और बेहतर किया, उसने 12 इंग्रेडिएंट डाल दिए कि प्रोडक्ट पहले से ज्यादा बेहतर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर पहले, कुछ लोग कहते हैं जो थोड़े जानकार टाइप लोग होते हैं कि कहते हैं सर इसके अंदर पहले गैनोडर्मा हुआ करता था, इसके अंदर पहले मागा रूट्स हुआ करता था, वो कंपनी ने निकाल दिया। तो उन्हें ये लगता है कि लगता है गैनोडर्मा महंगा होता था और माका रूट, ये दोनों एक प्रकार के हर्ब्स है, जड़ी बूटी है। तो गैनोडर्मा एक पहले हमारे प्रोडक्ट के अंदर था, पहले हमारे प्रोडक्ट के अंदर में माका रूट्स होता था। तो कंपनी ने उसको हटा के उसकी जगह 12 इंग्रेडिएंट नहीं डाल दिए। आई मीन 2 इंग्रेडिएंट निकाल दिए तो 9 में से 2 निकले तो कितने बचे? 7 इंग्रेडिएंट हो गए। और कंपनी ने 5 नए इंग्रेडिएंट मिलाकर 12 इंग्रेडिएंट का नया नोवा बना दिया। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि गैनोडर्मा और माका रूट्स पहले इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किए जाते थे और ये होम्योपैथी के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते थे। और इनका केमिकल इक्वेशन में इनको फार्मास्यूटिकल में भी, एलोपैथी में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई और गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइन में ये बताया कि गैनोडर्मा और माका रूट आप न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर नहीं बेच सकते, क्योंकि इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो ये इनको ट्रीट एज अ मेडिसिन, इनको मेडिसिन की कैटेगरी में रखा जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर डाल सकते, लेकिन अगर हमारे में गैनोडर्मा और माका रूट रहेगा तो फिर ये फार्मास्यूटिकल के कैटेगरी में चला जाएगा और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास केमिस्ट का लाइसेंस जरूरी। तो कहानी घूम के वहीं आ गई कि आप अगर रेनेटस वेलनेस में काम करना चाहते हैं तो आप क्या केमिस्ट की पढ़ाई करके हर आदमी को केमिस्ट की डिग्री दिलाएंगे क्या? नहीं दिलाएंगे। तो इसीलिए कंपनी ने अपने आप को फार्मास्यूटिकल में नहीं डालने की वजह से अपने आप को न्यूट्रास्यूटिकल में ही रखने के लिए, क्योंकि हमें लॉ ऑफ लैंड तो मानना पड़ेगा ना। आप जिस धरती पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके कानून को तो आप मानेंगे। आप अनएथिकल या इलीगल प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे। हमारी कंपनी 100% एथिकल और लीगल प्रैक्टिस करती है। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की कंप्लायंस होती है, हम 100% गवर्नमेंट के लॉ को लेकर और गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट को लेकर, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमारी कंपनी चलती है। तो जैसे ही कंपनी को पता चला कि गैनोडर्मा और माका रूट्स को फार्मास्यूटिकल में रखा गया तो हमने उसको अपने प्रोडक्ट से निकाल दिया। लेकिन उन प्रोडक्ट को निकालने के बाद हमारा इक्वेशन तो खराब हो जाएगा ना। जो हमने फार्मूला बनाया, 9 प्रोडक्ट डाल के हमने जो नोवा बनाया था, उसी गुणवत्ता को कंटिन्यू रखने के लिए कि लोगों को वैल्यू वही मिले, जो रिजल्ट आ रहा था रिजल्ट वही मिले, बल्कि उससे बेहतर मिले।
तो हमारे साइंटिस्ट श्री राजदीप दत्त वापस से अथक प्रयास करके रिफॉर्मुलेशन करके वही गुणवत्ता, वही क्वालिटी, वही रिजल्ट डालने के लिए 5 इंग्रेडिएंट उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिए। और आज देखिए रेनेटस नोवा पहले से बेहतर रिजल्ट दे रहा है, और हम न्यूट्रास्यूटिकल भी है, हम मेडिसिन भी नहीं है, वी आर न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। तो ये भेद आपको समझना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्शन आता है पहला कि भाई ये दवाई है कि क्या है, तो आपको बताना है कि भाई फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में अंतर क्या है, और हम न्यूट्रास्यूटिकल ही क्यों बेचते हैं, फार्मा क्यों नहीं बेचते। क्योंकि फार्मा इसलिए नहीं बेचते क्योंकि केमिस्ट का लाइसेंस चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप केमिस्ट का लाइसेंस निकाल लेंगे, अपने आपके नीचे 1000 लोगों की टीम है, तो 1000 लोगों को आप केमिस्ट का लाइसेंस निकालने के लिए तो इंसिस्ट नहीं कर सकते, नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, हर आदमी नहीं पढ़ाई कर। तो इसीलिए हम लोग ने इसके जो पुराने लोग हैं कहीं से वो इंटरनेट वगैरह में खोज खाज के लाते हैं, लोगों को बाल की खाल निकालने में बड़ा मजा आता है ना, तो लोग बोलते नहीं नहीं इसमें तो पहले माँ का रूट थे, दो हटाए तो 12 कर दिए, 9 की जगह 12 कर दिए, ये तो देखो, और रिजल्ट पहले से ज्यादा शानदार है। अब आप यहाँ अटकल माँ का अच्छा था सर, नहीं नहीं गायनोडर्मा ज्यादा अच्छा था, आपने पढ़ाई करी, आप साइंटिस्ट हो। हमारे पैनल में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे, पढ़ाई करी है। अब डॉक्टर राजेंद्र से ज्यादा क्या कि कौन सा हर्ब पे क्या काम आएगा, कौन सा कॉम्पोजिशन में क्या रिजल्ट आएगा, या किसी भी साइंटिस्ट से, किसी डॉक्टर से जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो अटल मत लगाइए, जो काम जिसके जो बेस्ट कर सकता है, जिसकी जिस पे एक्सपर्टीज है, उनके ऊपर भरोसा कीजिए। जब आप बस में चढ़ते हैं, जब आप ट्रेन में जाते होंगे, में बैठते हैं, तो आपकी जिंदगी ड्राइवर के हाथ में होती है कि नहीं होती? टोटो वाले से तो ज्यादा क्वालिफाइड होगा वो। चल नहीं कर फॉर्मूला ठीक है, इसको ऐसे बनाना तो ज्यादा बेहतर है, वो मेरा फील्ड नहीं है। तो मुझे फॉर्मूला बनाकर दिया, पता है कि वो बेस्ट है, राइट? तो मना किया था, हमने नहीं मना किया, हम आज भी डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला नहीं इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये हर्ब जो है ये कंपोजिशन फार्मास्यूटिकल है, तो हमने उसको निकाल दिया। उसको मेकअप करने के लिए हमने 5 नए डाल दिए, है ना। अब फल ये हुआ कि उससे पहले से ज्यादा बेहतर हो गया। अगर आपकी कभी डॉक्टर राजीव दत्ता सर से बात हो तो आप बताए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि पहले वाला नोवा बहुत अच्छा था, लेकिन हमने जब 12 इंग्रेडिएंट कर दिया ना, तो उसके बाद उससे भी बेहतर हो गया। अपने क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन का आंसर आप इनको दे सकते हैं, राइट? अच्छा, मेरी मुलाकात एक लीडर से हुई, उन्होंने कहा कि जी हम एक डॉक्टर के पास गए थे इस प्रोडक्ट को लेकर, तो उन्होंने बहुत क्वालिफाइड कोई थे, उन्होंने बोला कि ये तो बड़ा खतरनाक प्रोडक्ट है, इससे तो आदमी का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो कैसे खराब हो जाएगा? तो उन्होंने बोला कि भाई आप बोलते हो कि आपका प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जी बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। नैनो टेक्नोलॉजी की फायदा ये होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, तो इस शरीर को उनको पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए वो शरीर में जल्दी पहुंच जाते हैं, एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, तो यही तो खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है कि हमारे शरीर के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, राइट? जो हम खाना खाते हैं तो उसको हमारा शरीर डाइजेस्ट करता है, पचाता है, ये एक पूरा प्रोसेस है हमारे शरीर का। तो अगर आप पहले से कोई ऐसा खाना डाल देंगे जो पहले से ही पचा हुआ है, जिसको डाइजेस्ट करने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो अगर शरीर कंटिन्यू इस दवा को, इस प्रोडक्ट को खाएगा, नोवा को खाएगा या इम्यूसेंट को खाएगा या काढ़ाइयों को खाएगा, तो शरीर की आदत पचाने की खत्म हो जाएगी, फिर शरीर तो खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर एडॉप्ट करता है ना। तो अगर किसी अंग से आप काम नहीं लेंगे, ये बात ठीक है, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को बांध कर महीने भर के लिए छोड़ दें,
महीने भर के बाद आप इस हाथ से एक चम्मच नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस हाथ की काम करने की आदत छूट गई है ना। जब तक आप चीजों से काम लेते रहते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बनी रहती है, जब आप उससे काम लेना बंद कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिलॉसफी ये है, फिलॉसफी बिल्कुल ठीक है। तो उनका फिलॉसफी ये था, उनका ऑब्जेक्शन ये था कि अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से काम ही नहीं कराएंगे, हम कोई ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी का फूड उसके अंदर डालेंगे जो उसको पचाने में ज्यादा फायदा, मतलब ज्यादा उसको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो ग्रेजुअली काम करना बंद कर देगा। ये तो खतरनाक बात है जी। अब आपको भी लग रहा होगा बात तो ठीक है, अभी मैंने भी उन्हीं के पक्ष में एग्जांपल दिया कि अगर हाथ बांध कर रख देंगे, महीने भर बाद इस हाथ के से अगर एक चम्मच उठाने की कोशिश करेंगे तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इसकी वर्क एफिशिएंसी आपने रोक दी थी, इससे काम लेना बंद कर दिया था आपने। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी को नोवा बताते हैं, जब हम किसी को एम्यूसेंट बताते हैं, जब हम किसी को प्रोटीन लेने के लिए बताते हैं, किसी को काढ़ायु पीने के लिए बताते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम उनका खाना पीना बंद करवा देते हैं कि भाई आटा दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हो सब बंद कर दो, सिर्फ दिन भर नोवा खाओ, दिन भर नोवा प्रोटीन पियो, दिन भर काढ़ायु पियो? ऐसा तो नहीं कहते। जिस भी किसी शख्स को हम अपने प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, वो पहले से जो खा पी रहे थे वो तो खा ही रहे हैं। हम थोड़ी उनको कहते हैं कि आप सुबह नाश्ता करना बंद कर दीजिए, दोपहर को लंच लेना बंद कर दीजिए, रात को चिकन मत खाइए। हम बोलते हैं क्या? उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीजें पहले से जा रही थी वो जा ही रही हैं। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना एफर्ट पचाने में करना पड़ता था वो कर ही रहे हैं। उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डाल दिए। फॉर एन एग्जांपल, एक आदमी 10 किलोमीटर रोज चलता है, तो हमने उसको मोटरसाइकिल पे नहीं बैठा लिया कि अब उसका चलना बंद हो गया। वो 10 किलोमीटर आज भी चलता है। हमने 10 किलोमीटर के बाद का 5 किलोमीटर उसको बोला कि भैया हमारी मोटरसाइकिल में आओ, आगे 5 किलोमीटर हम आपको छोड़ देते हैं। तो 10 किलोमीटर वो जब से पैदा हुआ तब से वो रोज 10 किलोमीटर चलता है। उसके शरीर की इफिशियंसी है कि वो 10 किलोमीटर चल सकता है। आज भी वो 10 ही किलोमीटर चल रहा है। आगे के 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमने उसको थोड़ी सहायता कर दी कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हमारे मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, हम आपको आगे 3 किलोमीटर छोड़ देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को हमने आगे 3 किलोमीटर छोड़ दिया तो वो 10 किलोमीटर चलने के लिए काबिल नहीं रह जाएगा? ये तो बड़ी बच्चों जैसी विडंबना वाली बात है। हम जब किसी को अपने प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं सर, तो वो रोटी खाता ही है, वो पहले भी खाता था आज भी खाएगा, वो पहले भी चावल दाल खाता होगा आज भी खाएगा, वो पहले भी चिकन खाता होगा, पहले भी दूध पीता होगा, वो सारी चीजें तो अभी भी खा रहा होगा ना। तो शरीर उन्हीं चीजों को पचा रहा था, उन चीजों को आज भी पचाएगा। हमारे न्यूट्रास्यूटिकल डालने से उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बंद हो जाएगी? मैं समझा पा रहा हूं आपको? तो ऐसा सवाल अगर आए तो उनको यही बताना है कि मैडम जी, सर जी, भाई साहब, आपका सिस्टम जब से आप पैदा हुए हैं, जिन चीजों को खा रहे हैं, जिन चीजों को आपका सिस्टम पचा रहा है, वो सिस्टम हम थोड़ी बंद करा रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप दिन में आटा दाल सबका अन्न का त्याग कर दो और सुबह शाम सिर्फ नोवा और प्रोटीन और कढ़ाई और इम्यूजेंट पे जिंदा रहो। ऐसा तो नहीं कह रहे। आप जो खाते हैं वो खा ही रहे हैं, आपका सिस्टम जैसे चल रहा था वो चल ही रहा है। ऊपर से हमने एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट डाल दिया। और मजेदार बात क्या है कि उस एक्स्ट्रा नोवा को या उस एक्स्ट्रा इम्यूजेंट को या उस एक्स्ट्रा प्रोटीन को या उस एक्स्ट्रा कढ़ाइयों को पचाने के लिए आपके सिस्टम पे कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूट्रास्यूटिकल है, ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। तो इसको पचाने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके सिस्टम को एक्स्ट्रा कोई काम ही नहीं करना पड़ा। आपका सिस्टम पहले जितना काम करता था उतना ही काम कर। ये प्रोडक्ट अपने आप नैनो टेक्नोलॉजी में है। ये आपके खाने के साथ, आपके बॉडी के साथ, आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन जो है, जो आपके आंतों में जो आपकी विलाई होती है, जो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर आपके पूरे बॉडी में, आपके जहां जहां इसकी जरूरत है वहां पहुंच जाता है। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है कि नोवा खाने से या एम्यूजेंट खाने से या जेंथ प्रो खाने से या काढ़ी पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बताने के लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए सर। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन भी आते हैं हमारे, है ना। एंड ऑब्जेक्शंस आर गुड। मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चंस आर गुड, क्योंकि सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो जवाब कहां से आएंगे सर?
अब ये सवाल आया तभी तो मैं आपको आज जवाब दे पा रहा हूँ, नहीं तो इसके पहले जो हमने स्लाइड्स बनाई थी उन स्लाइड्स के अंदर जो सवाल थे उनमें ये दोनों सवाल नहीं थे जो मैंने अभी आपके सामने लाइक आपके साथ डिस्कस किए, है ना। तो सवाल जितने ज्यादा आते जाएंगे जवाब उतने आते जाएंगे और ये अच्छी बात है ना। सवाल हमेशा क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड माय डियर फ्रेंड्स। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। अब कुछ लोग और पूछते हैं कि जी सर ये एक और सवाल आया था उन्हीं सज्जन से, वो बहुत क्वालिफाइड सज्जन थे, उन्होंने एक और सवाल मुझे मेरे से पूछा। हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, राइट। तो उन्होंने कहा कि सर आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क क्या, चीज को समझिए। ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक तरीके से ही कोई चीज बनाई जाए तो वो ऑर्गेनिक होता है, बट बहुत बड़ा डेफिनेशन है, मैं आपको सिंपल लाइन में समझाता हूं। और अगर किसी मतलब किसी आर्टिफिशियल तरीके से प्रोसेस करके किसी चीज को बनाया जाए तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। तो जो होते हैं फॉर एन एग्जांपल, हमने इसके अंदर मैंगो स्टीन डाला, हमने इसके अंदर में अश्वगंधा डाला, हमने इसके अंदर में मंजिष्ठा डाली, हमने इसके अंदर सिगरू डाल दिया, हमने पुनर्नवा डाल दिया, है ना, ये सारे हमने गोकसुरा डाल दिया, हमने ये सारे प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया। इनका सोर्स तो होगा ना। कभी कभी क्या होता है कि चीजों के साथ कुछ अवांछित पदार्थ भी हमारे साथ चले आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि बहुत सारे मिट्टी में हेवी मेटल्स होते हैं, है ना। तो जड़े जड़े जब मिट्टी से खनिज को सोखती है, जड़े जब मिट्टी से न्यूट्रिशन को अपने सोखती है तो हैवी मेटल्स भी प्लांट के अंदर आ जाते हैं। अब वही प्लांट अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे शरीर में भी हैवी मेटल जाएगा जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हेवी मेटल को निकालने के लिए प्रोसेस किया जाए तो वो केमिकल प्रोसेस होगा, फिर वो ऑर्गेनिक नहीं रह जाएगा प्रोडक्ट। मान लीजिए हमने मैंगो स्टीन लिया, का पेड़ किसी जमीन पे खड़ा होगा, जमीन से ही वो अपने प्रोटीन मतलब उसको खाने पीने की जो चीजें चाहिए होंगी वो जमीन से ही लेता होगा। तो मान लीजिए उस जमीन के अंदर में हैवी मेटल है, तो वो हैवी मेटल तो मैंगो स्टीन के अंदर भी आ गया। अब वो मैंगो स्टीन अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हैवी मेटल हमारे शरीर में भी जाएगा, तो ये तो गलत है। तो हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें मैंगो स्टीन को प्रोसेस करके हैवी मेटल उसमें से निकाल देना चाहिए, राइट। तो वो मैंगो स्टीन की गुडनेस हमको मिल जाएगी और मैंगो स्टीन से हैवी मेटल हमको नहीं मिलेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेकिन जिस प्रोसेस से वो हैवी मेटल निकाला जाता है उस प्रोसेस में उसके नेचुरल गुण तो खत्म हो जाएंगे, यानी वो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, फिर हम उसको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। यहीं पर खेल शुरू होता है, यहीं पर ग्रेटनेस है डॉक्टर राजीव दत्ता सर की। उन्होंने जो नैनो टेक्नोलॉजी बनाई, हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को जब हम ब्लेंड करते हैं तो उसके जो गुडनेस होते हैं, उसकी जो अच्छाई होती है, वो अच्छाई हम रिटेन करते हैं और उसकी जो बुराई है, जो नेगेटिव पार्ट्स है, वो भी हम निकालते नहीं है, हम उसे नैनो इनकैप्सुलेशन के माध्यम से कैद कर देते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने कढ़ाई घोला होगा पानी में, कढ़ाई घोलते ही कुछ चीजें ऊपर पानी में तैरते हुए नजर आती होंगी आपको, जो उसको जितना ही घोल ले वो मिलती नहीं, वो ऊपर तैरती रहते हैं। अगर आपने प्रोटीन देखा होगा, प्रोटीन में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस पानी के ऊपर तैरते हुए दिखते होंगे। ये सारी चीजें हैं फाइबर, डाइटरी फाइबर कहते हैं इनको। और ये फाइबर्स हमने जानबूझ के इसके अंदर डाले हैं क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो हेवी मेटल है, फॉर एन एग्जांपल अभी हम लोग हेवी मेटल के ऊपर बात करें तो हेवी मेटल को हम क्या करते हैं कि इन डाइटरी फाइबर्स के अंदर कैद कर लेते हैं। इसको टेक्निकली कहते हैं नैनो इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल खाते हैं ना, नोवा का कैप्सूल है। कैप्सूल का मतलब कि एक कोई खोल होती है, उसके अंदर कुछ चीजें बंद रहती हैं, राइट। तो कैप्सूल का मतलब होता है कि एक खोखला पदार्थ जिसके अंदर आप चीजें रख सकते हैं, दैट इज कैप्सूल। और कैप्सूल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, राइट। तो हमने हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, दैट इज नैनो इनकैप्सुलेशन। इस नैनो इनकैप्सुलेशन के कारण हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो हेवी मेटल है, इनको हम उस फाइबर के अंदर में कैप्सुलेट कर देते हैं, उनको उसके अंदर में बंद कर देते हैं। और जब हम इस प्रोडक्ट को खाते हैं तो हमारे शरीर में जो गुडनेस मिलनी है, इसके अंदर की जो जो पोषक पदार्थ हमें मिलने हैं, वो पोषक पदार्थ तो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो डाइटरी फाइबर है, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं डाइटरी फाइबर का काम क्या है। डाइटरी फाइबर का काम है हमारे सिस्टम को क्लीन करता,
हमारे पेट को, हमारी आंतों को क्लीन करना है। लोग कहते हैं ना कि किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, किसी को कब्ज की शिकायत है, तो आप फाइबरस फूड खाइए। आप फाइबर वाले खाना खाएंगे तो आपका पेट सुबह अच्छा क्लीन होता है, क्योंकि फाइबर हमारे अंदर जाके झाड़ू लगाने का काम करता है। वो अंदर क्लीनिंग कर देता है, क्लीनिंग करके वो फाइबर हमारे गंदगी के साथ शरीर के बाहर चला जाता है। वो हमारे शरीर में रहता नहीं है। जो फाइबर हम खाते हैं वो फाइबर गंदगी को लेके शरीर के बाहर निकल जाता है। तो अगर हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड किए हैं और उस डाइटरी फाइबर के अंदर हमने हेवी मेटल को इनकैप्सुलेशन के माध्यम से कैद कर दिया है, तो जब आप उस प्रोडक्ट को शरीर के अंदर खाते हैं तो आपके प्रोडक्ट की गुडनेस तो आपको मिलती है, लेकिन जो हेवी मेटल था, ऐसे बहुत सारी अशुद्धियां होती है। चूंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हेवी मेटल का एग्जाम्पल लिया। तो हेवी मेटल को हमने इनकैप्सुलेट कर दिया। अब वो डाइटरी फाइबर हमारे बॉडी में जाएगा, उसके साथ हेवी मेटल भी हमारे बॉडी में गया, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनाया है। और वो हेवी मेटल हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमारे डाइटरी फाइबर के साथ, डाइटरी फाइबर जाके अपना काम करेगा, वो अपने हमारे सिस्टम को क्लीन करेगा। और उस सिस्टम के साथ जब डाइटरी फाइबर हमारे सिस्टम से बाहर निकलेगा तो वो हेवी मेटल को भी हमारे साथ बाहर निकाल देगा, वो हमारे बॉडी पे काम नहीं करता है। This is nano encapsulation technology developed by our R&D team, developed by Dr. राजीव दत्ता सर, और ये रेनेटस वेलनेस का पेटेंटेड फॉर्मूला है। हमने पेटेंट अप्लाई किया है इसके लिए, ठीक है ना। यही तरीका है। तो और मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। ये मैं कह रहा हूं तो आप मान लीजिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, हमारे पास ये सारी चीजें लैब टेस्टेड है, हमारे पास सारी चीजों का सर्टिफिकेट है कि हमारे प्रोडक्ट जीरो मेटल है, जीरो माइक्रोबियल है, सबका हमारे पास सर्टिफिकेट है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। और ये सर्टिफिकेट कहां से आई है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के BIS लैब से सर्टिफाइड है, कोई सड़क छाप लैब से नहीं सर्टिफाइड है कि किसी भी सड़क छाप प्राइवेट लैब को हमने पैसा दिया, बोला कि भैया हमको एक सर्टिफिकेट बना के दे दो कि हमारे प्रोडक्ट में माइक्रोब्स नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हेवी मेटल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की जो लैब होती है, जिसको BIS लैब, टॉप रेटेड जो लैब्स होती है, BIS लैब से हमारा सारा लैब टेस्टिंग करने के बाद हमारे पास ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप में से किसी ने डॉक्टर राजीव दत्ता का सेशन देखा होगा या कभी फिजिकली अटेंड किया होगा, तो उन्होंने आपको दिखाया होगा, आपको पता होगा, उन्होंने सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास। हम किसी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट में प्रूफ करो, राइट। लेकिन वो अलग टेक्निकल चीजें हैं। मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए, कुछ चतुर लोग भी मिल जाते हैं हमको कि नहीं जी, आपके अंदर तो इसके अंदर हेवी मेटल होगा, तो हेवी मेटल तो हमारे शरीर के लिए नुकसान है, तो हम क्यों, आप तो ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हो। और अगर आपने बोला कि नहीं नहीं, हमने जी इसके अंदर से हेवी मेटल निकाल दिया, तो बोले तब तो आपने इनऑर्गेनिक प्रोसेस से इसको प्रैक्टिस किया, फिर आप इसको ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं। वो आपको चेस की तरफ फंसाएंगे। तो टेक्निकल आंसर ये है सर कि हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होते हैं, और हम नैनो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अवांछित पदार्थ है उनको हम डाइटरी फाइबर के अंदर उनको पैक कर देते हैं। और डाइटरी फाइबर के अंदर पैक होने की वजह से हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब नहीं करता, हमारे शरीर को वो दुष्प्रभाव नहीं मिलते, और वो डाइटरी फाइबर अंदर जाके अपने सिस्टम को क्लीन करते करते अपने साथ उन अवांछित पदार्थों को लेकर भी हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाता है। दैट्स इट, है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चंस नए थे, मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर पहले हमारे पास, इन ऑब्जेक्शन का क्वेश्चंस हमारे पास पहले होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे स्लाइड्स में नहीं बने हुए थे। एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग दिस डेज, मैं ट्रैवल कर रहा था कंटिन्यूअस, तो स्लाइड बनाने का टाइम मिला नहीं मुझे। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इन क्वेश्चन को अपने स्लाइड में भी जरूर डाल देंगे। लेकिन फॉर आज के इनिशिएटिव के हिसाब से मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए जो नए आए हुए थे, कि फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर क्या अंतर क्या है, कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारे न्यूट्रास्यूटिकल के हैं, है ना। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप प्री डाइजेस्टेड फूड देते हो तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का आदत खराब हो जाएगा, वो पचाना भूल जाएगा। तो उनसे आप एक और सवाल पूछ सकते हैं कि शहद खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है। शहद समझते हैं ना आप, हनी। तो लोग बोलेंगे जी हनी खाना तो बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हनी भी तो प्री डाइजेस्टेड फूड ही है। तो हनी खाने से जब आपका सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे प्रोडक्ट खाने से कैसे फर्क पड़ जाएगा जी। मैं आपको बता दूं, हनी जो है दैट इज प्री डाइजेस्टेड फूड, उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पचा हुआ ही होता है। इसीलिए जब आप हनी खाते हैं ना तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है।
आप ग्लूकोज पीते होंगे, ग्लूकोज इटसेल्फ अ प्री डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। क्योंकि जब हम कार्ब खाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जब हम चावल खाते हैं, जब हम गेहूं खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में पच के कार्बोहाइड्रेट पच के ग्लूकोज बनाता है। और जब हम ग्लूकोज का ड्रिंक पी लेते हैं तो ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे शरीर में चल जाता है, हमें बनाने की जरूरत है, हमको डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाता है। तो ग्लूकोज पीने से शरीर खराब थोड़ी होता है। डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि कोई आदमी कमजोर हो गया तो इसको ग्लूकोज पिलाओ।